Hello, I'm Shamsher. Welcome back to my channel Go English. I'm here to help you master SSC and other competitive exams. First, we are going to discuss those questions which were raised during SSC exams. तो आज हम जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वो टॉपिक है वर्ब फ्रेज। वर्ब फ्रेज जो है वो काफ़ी वाइड रोल प्ले करता है जो इस तरह के एग्ज़ाम्स होते हैं और भी दूसरे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं। A city dweller finds it difficult to pass away the time in the village। ये मेरा पहला सेंटेंस है। तो जो मेरा टेंस है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, जो सिटी में रहने वाला निवासी है, शहरी है, वो उसको ये मुश्किल लगता है कि टाइम को शहर में, गांव में बिताना, पास अवे द टाइम। परंतु यहाँ पर जो इट है, इट जो है बेसिकली ये, क्योंकि मेरी क्लॉज ऑब्जेक्ट क्लॉज है और ये मेरा प्रेडिकेटिव कॉम्प्लीमेंट है। प्रेडिकेटिव कॉम्प्लीमेंट तब आता है जबकि हम उस ऑब्जेक्ट की विशेषता बता रहे हैं, तो ये प्रेडिकेटिव कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट है। परंतु ऑब्जेक्ट ये नाउन फ्रेज नहीं है, क्लॉजल ऑब्जेक्ट है। जब भी ये क्लॉजल ऑब्जेक्ट होता है तब ये अपनी पोजीशन से बाद में चला जाता है और यहाँ पर इट आ जाता है, तो ये डमी इट है। और ये इट जो मेरा है वो इस क्लॉज को एक्स्ट्रापोज कर रहा है, इसकी बेसिक पोजीशन से ये क्लॉज यहाँ पर जा रही है। तो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट का काम अब इट कर रहा है, ये मेरा एक्स्ट्रापोज्ड ऑब्जेक्ट है जो कि अपनी बेसिक पोजीशन से निकलकर एंड में चला गया है। इस तरह के ऑब्जेक्ट को एक्स्ट्रापोज्ड ऑब्जेक्ट कहा जाता है और इस तरह की कंस्ट्रक्शन को एक्स्ट्रापोजिशन कहा जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट कंस्ट्रक्शन है और जो मेरा प्रेडिकेटिव कॉम्प्लीमेंट है, ये चीज़ मुश्किल है टाइम बिताना। परंतु पास अवे ये मेरी रॉन्ग चॉइस है। पास अवे का मतलब होता है किसी की डेथ हो जाना या फिर किसी चीज़ का गायब हो जाना, परंतु यहाँ कह रहा है समय को बिताना। बिताने के लिए पास अवे नहीं आएगा, मेरा सिर्फ पास आएगा। तो जो एग्जैक्ट चॉइस है, जो सही चॉइस है मेरी, वो पास है, ना कि पास अवे। तो पास द टाइम, पास द टाइम जो मेरी सही चॉइस है वो मेरा पास द टाइम है, पास अवे द टाइम नहीं आएगा। दूसरा सेंटेंस, द न्यू टैक्सेशन रेट्स अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट आर बाउंड टू इफेक्ट द एक्सपोर्ट सेक्टर। तो यहाँ पर बी मेरी मेन वर्ब का काम कर रही है। इस तरह के सेंटेंस जिसमें बी मेन वर्ब का काम करती है, यहाँ पर आर मेन वर्ब है, बाउंड मेरा एडजेक्टिव है जो अपने बाद में कॉम्प्लीमेंट ले रहा है। तो न्यू टैक्सेशन रेट्स अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट, बाउंड अपने बाद में टू इन्फिनिटिवल लेता है। तो जो टू इन्फिनिटिवल बाउंड के बाद में आ रहा है, तो टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। परंतु यहाँ पर मैंने जो लगा रखा है वो इफेक्ट है। इफेक्ट एक नाउन है, ना कि वर्ब है। आनी तो यहाँ पर वर्ब चाहिए थी, परंतु मैंने यहाँ पर जो फॉर्म लगा रखी है वो नाउन लगा रखी है, जो उसका मतलब प्रभाव या परिणाम होता है। परंतु प्रभावित करती है, प्रभावित करना या परिणाम डालना, इसके लिए मेरी जो वर्ब है वो अफेक्ट आनी चाहिए। तो जो मेरी सही चॉइस है, यहाँ पर इफेक्ट की जगह अफेक्ट आएगी, बाउंड टू अफेक्ट। इस तरह के सेंटेंस जो कि सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, ये बाउंड टू इफेक्ट। ये एडजेक्टिव फ्रेज मेरा सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, प्रेडिकेटिव कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि ये सब्जेक्ट के लिए आया है तो एस आता है। तो इस तरह के सेंटेंस को कॉपुलर सेंटेंस कहा जाता है। तो ये इसकी जो है विशेषता बता रहा है, बाउंड टू इफेक्ट। तो अस्क्रिप्टिव है, स्पेसिफाइंग सेंटेंस वो होता है जब उसकी आइडेंटिटी बताई जाती है। परंतु स्क्रिप्टिव सेंटेंस तब होता है जब हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं। सब्जेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स को बताना उसके कॉम्प्लीमेंट का काम है। जो सब्जेक्ट का जो कॉम्प्लीमेंट है बाउंड टू इफेक्ट, तो इसका मतलब है कि जरूर सर्टन मोस्ट लाइकली टू अफेक्ट द एक्सपोर्ट सिस्टम सेक्टर। तो ये इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना, प्रबल संभावना है कि एक्सपोर्ट सेक्टर को प्रभावित करेगा, जो कि अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट। अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट भी मेरी एक वर्ब फ्रेज है। ये जो न्यू टैक्सेशन रेट्स है, द न्यू टैक्सेशन रेट्स, जो नाउन फ्रेज टैक्सेशन रेट्स है, न्यू टैक्सेशन रेट्स है नॉमिनल, उसको पोस्ट मॉडिफाई कर रही है क्योंकि ये पैसिव में है, इसलिए ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। तो वर्ब जो है उसके बहुत सारे काम होते हैं। ये नाउन फ्रेज को पोस्ट मॉडिफाई कर रहा है, यहाँ पर ये एडजेक्टिव का कॉम्प्लीमेंट है,
यहाँ पर भी ये एडजेक्टिव का कॉम्प्लीमेंट है पहले दूसरे सेंटेंस में, तो जो वर्ब फ्रेज है वो बहुत सारे काम करती है। The well-known pianist had to practice for several hours a day after he rose to fame. The well-known pianist जो पियानो वाद्य यंत्र को बजाने वाला बहुत प्रसिद्ध फेमस जो वेल नोन पियानिस्ट है, उसको प्रैक्टिस करनी पड़ती है several hours a day after he rose to fame। यदि बावजूद इसके कि वो फेम को अर्जित कर लेता है, रोज टू फेमस हो जाता है, फेमस बनने के बाद उसको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। परंतु यहाँ पर दिक्कत ये है कि जो मैंने प्रैक्टिस फॉर्म लगा रखी है, ये प्रैक्टिस फॉर्म मेरी नाउन है, तो इसी का जो मेरी इक्विवेलेंट जो वर्ब है वो प्रैक्टिस है, वो भी जो प्रोनाउंसिएशन है कोई फ़र्क नहीं है, दोनों ही प्रैक्टिस है, परंतु स्पेलिंग में फ़र्क है। PRACTISE ये मेरी वर्ब है। तो टू इन्फिनेटिवल जो मेरा आ रहा है, टू के बाद में मेरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब की बेस फॉर्म आएगी, तो यहाँ पर मेरी जो वर्ब की फॉर्म आएगी वो है प्रैक्टिस जो है वो वर्ब है। तो वेल नोन पियानिस्ट को प्रैक्टिस करनी पड़ती है several hours a day after he rose to fame। आफ्टर ही रोज टू फेम टेम्परल क्लोज है, टाइम को बताती है कि इसके बाद कि वो एक बार फेम अर्जित कर लेता है। इन ऑर्डर टू मेंटेन हिज फेम ही हैड टू प्रैक्टिस वेरी हार्ड। तो वेल नोन पियानिस्ट हैड टू प्रैक्टिस फॉर सेवरल आवर्स। तो जो मेरा हैड टू है मॉडल है कि ऑब्लिगेशन को बताता है, ऑब्लिगेशन को बताने के लिए जो मॉडल है वो हैड टू है, करनी पड़ती थी हैड टू, पास्ट है हैड टू है, तो मस्ट में पास्ट टेंस में जब बात करते हैं तब हैड टू आता है। तो प्रैक्टिस करनी पड़ती थी टू सेवरल आवर्स आफ्टर ही रोज टू फेम। जब वो फेम को अर्जित कर लिया उसने, उसके बाद उसको प्रैक्टिस करनी पड़ती थी। पास्ट का सेंटेंस है, तो फॉर सेवरल आवर्स टाइम बताता है कि कितनी ड्यूरेशन है, डेली कितनी ड्यूरेशन ए डे, फॉर सेवरल ए डे। तो ये मेरा ड्यूरेशन को बता रहा है और ये मेरा काम को बता रहा है, क्या काम हो रहा है। मॉडल के बाद में मेन वर्ब मेरी प्रैक्टिस है और मॉडल अपने बाद में हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म लेते हैं और हैड के बाद में टू आ रहा है, टू अपने बाद में वैसे भी जो वर्ब की बेस फॉर्म लेता है। तो ये इंग्लिश का रूल है, तो प्रैक्टिस मेरी बिल्कुल सही चॉइस है। आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू ऑन योर गुड मैनर्स एंड योर इम्पैक्टेबल बिहेवियर। जो तुम्हारा बिल्कुल बढ़िया व्यवहार है, बिल्कुल पूर्ण व्यवहार है, अच्छे जो मैनर्स हैं, गुड मैनर्स और इम्पैक्टेबल बिहेवियर के लिए कॉम्प्लीमेंट प्रशंसा, किसी प्रशंसा या किसी का सम्मान करते हैं, तो जो मेरा कॉम्प्लीमेंट होता है वो कॉम्प्लीमेंट जो होता है उसमें COMPLIMENT आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू, ये भी एक वर्ब है जो कि इसका मतलब होता है किसी की प्रशंसा या सम्मान में कुछ टिप्पणी करना, कुछ कहना प्रशंसा या सम्मान में, क्योंकि उसने आपके लिए कुछ अच्छा किया है। परंतु ये वाला जो मेरा कॉम्प्लीमेंट है, ये किसी चीज़ को अच्छा बनाना, किसी चीज़ को पूर्ण बनाना, किसी चीज़ को ज़्यादा सुंदर बनाना, किसी चीज़ में कुछ जोड़ना, इसका मतलब और है। परंतु यहाँ पर उसका धन्यवाद अदा किया जा रहा है, तो यहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंट आएगा COMPLI कॉम्प्लीमेंट आएगा यहाँ पर COMPLIMENT। तो जो मेरी सही चॉइस है यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है। इट टुक हर ए लॉन्ग टाइम टू गेट ऑफ द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। उसे बहुत समय लगा अपनी पति की जो मौत थी उसको भुलाने में, उसके उबरने में, उससे उबर कर खुश होने में। तो गेट ऑफ, जो टू गेट ऑफ, जो मेरा गेट ऑफ है, टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, जो मेरी फ्रेजल वर्ब है गेट ऑफ। गेट ऑफ का मतलब होता है स्टार्ट ए जर्नी, कुछ किसी जर्नी की शुरुआत करना, किसी टू गो टू स्लीप, सोने के लिए जाना। तो परंतु यहाँ पर कह रहा है उबरने के लिए, जो मेरे सही फ्रेज है वो है गेट ओवर। गेट ओवर का मतलब होता है किसी बीमारी या किसी दुख से उबरना, दोबारा स्वास्थ्य हासिल करना या खुशी अर्जित करना। तो जो मेरी सही फ्रेज है वो है गेट ओवर। तो यहाँ पर गेट ऑफ नहीं आएगा, गेट ओवर आएगा। The value of the dollar declines as the rate of the inflation rises. Value of the dollar declines. तो जो डॉलर की वैल्यू है वो डिक्लाइन हो जाती है, घट जाती है as the rate of inflation rises, जैसे ही मुद्रास्फीति की दर बढ़ती है। तो रेज का मतलब होता है बढ़ाना या ऊपर उठाना,
किसी को बढ़ाना, किसी चीज़ को बढ़ाना, मूल्य या किसी मांग आदि को बढ़ाना, परंतु जब बढ़ती है तो जो मेरी वर्ब है रीज नहीं आएगी, यहाँ पर राइज आएगी। अपने कहते भी हैं इन्फ्लेशन राइज, क्योंकि अपने आप राइज होती है। तो यहाँ पर जो मेरी सही चॉइस है, जो वर्ब है राइज आएगी, क्योंकि ये रेट ऑफ द इन्फ्लेशन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए मेरा वर्ब के साथ में प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो मेरा वर्ब के साथ में एस लगेगा तो राइजिज हो जाएगा। तो यहाँ जो सही चॉइस है मेरी राइजिज है। आई विल सेंड माई सर्वेंट बट आई कांट इंश्योर दैट ही विल रीच देयर ऑन टाइम। तो जो ये सेंटेंस है कि मैं अपने सर्वेंट को वहाँ भेजूंगा, बट आई कांट इंश्योर, परंतु मैं इस बात का बीमा नहीं कर सकता। इंश्योर होता है बीमा करना, किसी की होने वाली क्षति के लिए उसकी कुछ राशि वहन कर कर उसके ताकि उसके नुकसान होने पर उसकी भरपाई की जा सके। तो इसके लिए जो वर्ब है इंश्योर है। इंश्योर जो है बीमा करना है या बीमा बेचना है। यहाँ पर बीमे की बात नहीं हो रही, यहाँ पर आश्वस्त करने की बात हो रही है। जो आश्वस्त करने के लिए जो मेरी वर्ब होती है, जो है तो होमोफोन्स है। होमोफोन्स का मतलब होता है प्रोनाउंसिएशन में कोई फर्क नहीं है, दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है। सेम प्रोनाउंसिएशन होने के बावजूद भी स्पेलिंग में फ़र्क है। इंश्योर ENSURE है इंश्योर। तो जो मेरी वर्ब सही वर्ब आएगी इंश्योर आएगी। तो वी हैव सीन दैट हाउ वी कैन करेक्ट these kinds of errors by replacing the wrongly placed verbs। हम इनकी करेक्शन कर सकते हैं और इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में उठाए जाते हैं। तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ द एग्जैक्ट फॉर्म एज वेल एज द लेक्सिकल फॉर्म ऑफ द वर्ड। तो हमें लेक्सिकल फॉर्म भी देखनी होती है, ये भी देखना होता है कि करेक्ट फॉर्म है, कोई मेरी फॉर्म में दिक्कत तो नहीं है, बेस फॉर्म की जगह पास्ट टेंस फॉर्म या जेरेड पार्टिसिपल फॉर्म या इस तरह की फॉर्म्स तो नहीं लगी हुई है। तो जो हमने देखी है यहाँ पर इस तरह की एरर्स देखी है, वर्ब को चेंज करने से हमारा सेंटेंस सही हो गया है और इसी जो एक्चुअल क्वेश्चन हैं SSC एग्जाम में रेज्ड हुए। तो जो हम आज कॉमन एरर्स देख रहे हैं ये बेसिकली टेंस या मॉडल से रिलेटेड एरर्स हैं। तो हम देखते हैं कि किस तरह से टेंस जो है कंपेटिटिव एग्जाम्स में रोल प्ले करते हैं। तो आई सॉ हिम अ कपल ऑफ टाइम्स सिंस मे ये मेरा जो पॉइंट ऑफ टाइम है जहाँ से इवेंट स्टार्टिंग पॉइंट है, इवेंट स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है ये मेरा तब से। सिंस मे आई सॉ हिम अ कपल ऑफ टाइम्स सिंस मे, तो मे से मैंने उसे कई बार देखा है, कई बार देखा है, बहुत बार देखा है। आई सो जो मेरा पास्ट सिंपल टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस बेसिकली तब आता है जब हम पास्ट टाइम के इवेंट की बात करते हैं और ये इवेंट का प्रेजेंट से कटी हुई होती है, प्रेजेंट से सेग्रीगेट होती है, डिटैच होती है प्रेजेंट टाइम से, इसका प्रेजेंट से कोई संबंध नहीं होता। परंतु यहाँ पर जो सेंटेंस में हम बात कर रहे हैं अप टू नाउ की बात कर रहे हैं, तो जो मेरा फोकस है वो नाउ पर है। तो नाउ पर फोकस अपने आप में T0 जो नाउ है, जो ओरिएंटेशन ऑफ टाइम है नाउ का, उस पर फोकस है मेरा। अप टू नाउ आई हैव सीन हिम मैनी टाइम्स, अप टू नाउ है तो मेरा परफेक्ट टेंस आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है जब फोकस नाउ पर होता है। तो यहाँ पर हैव सीन आएगा। तो पहले सेंटेंस को हम सही करने के लिए यहाँ पर जो सॉ है हैव सीन से कन्वर्ट कर देंगे। फिर दूसरा सेंटेंस है 2 hours have passed since he had fallen asleep। 2 घंटे का टाइम बीत चुका है, पास्ट 2 घंटे का टाइम बीत चुका है। since he had fallen asleep जबकि वो सोया हुआ है, had fallen तो 2 घंटे का समय बीत चुका है। अगेन यहाँ पर अप टू नाउ की बात हो रही है, तो अब तक 2 घंटे का समय बीत चुका है। तो उसका जो सोना है 2 घंटे पहले स्टार्ट हुआ था, पूरी ड्यूरेशन दी जा रही है सोने की, उसका सोना शुरू होने से पहले और अब तक जो टाइम है वो 2 आवर्स का टाइम है। तो मेरा जो सोना स्टार्ट हुआ था, द पॉइंट इन टाइम व्हेन द स्लीपिंग स्टार्टेड। तो यहाँ पर जो मेरा टेंस आएगा सिंस ही फेल अस्लीप, पास्ट सिंपल टेंस आता है। पॉइंट ऑफ टाइम की बात जब भी आती है, ये डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम की बात आती है पास्ट टाइम में, क्योंकि 2 घंटे पहले मेरा पास्ट टाइम है, तो उस पर्टिकुलर पास्ट टाइम के लिए मेरा पास्ट सिंपल टेंस आता है।
तो पास्ट सिंपल टेंस, डेफिनाइट पास्ट टाइम, सर्टन पास्ट टाइम को बताने के लिए मैं पास्ट सिंपल टेंस का यूज करता हूँ। पास्ट सिंपल टेंस इंग्लिश लैंग्वेज में यूज किया जाता है। आई हैव सीन हर ओनली वंस बट आई एम लाइकिंग हर अ लॉट। मैंने उसे सिर्फ एक ही बार देखा है। आई हैव सीन हर ओनली वंस, हैव सीन, अब भी मेरा फोकस नाउ पर है, अब तक मैंने उससे एक ही बार मिला हूँ। आई एम लाइकिंग, बट आई एम लाइकिंग हर अ लॉट, आई एम लाइकिंग हर अ लॉट। लाइक मेरी एक इमोशन वर्ब है, जो फीलिंग है, जो कि अराउज करती है। फीलिंग, लाइकिंग, डिसलाइकिंग, हेट, ये सारी फीलिंग्स होती हैं। तो जो मेरी ये डिज़ायरेबल स्टेट्स हैं, ये या अनडिज़ायरेबल स्टेट्स हैं मेरी, वो जो स्टेट्स हैं वो यूजुअली प्रेजेंट सिंपल टेंस में आती हैं। बहुत रेयरली जब हम इसकी टेम्परेरीनेस पे विशेष फोकस डालना चाहते हैं तभी ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आती हैं, अन्यथा इनके लिए पास्ट प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज किया जाता है। तो यहाँ पर टेम्परेरीनेस पे फोकस नहीं है, मैं सिंपल स्टेट ऑफ माइंड की बात कर रहा हूँ, मैं उसे बहुत चाहता हूँ। तो अनब्रेकेबल स्टेट है लाइक, यहाँ पर जो मेरा सही चॉइस आएगी आई लाइक हर ए लॉट, एम लाइकिंग नहीं आएगा। इसी तरह से आई एम नाउ नोइंग ऑल द फैक्ट्स अबाउट हिम, नो भी एक मेरी स्टेट है। वंस यू नो ए सर्टन थिंग द नॉलेज ऑफ इट गोज अनटिल योर डेथ। तो नॉलेज परसिस्ट करता है थ्रू आउट द पीरियड, तो एक स्टेट है, अनब्रोकन स्टेट है। और इसके लिए भी मैं प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करता हूँ। अगर मैं जानता हूँ किसी को आई नाउ नो, तो एम नोइंग गलत है, यहाँ पर जो मेरी सही चॉइस आएगी वो नो आएगी। यहाँ पर जो मेरा नाउ है, नाउ जो मेरा है वो मेरा बताता है कि अब जो नाउ एडवर्बियल है ये वर्ब से पहले आ सकता है, तो इनिशियल मीडियल पोजीशन इसके लिए अलाउ है, तो ये वर्ब से पहले आ सकता है। आई नाउ नो हिम, तो ये सही सेंटेंस है मेरा, आई नाउ नो हिम। ही एट नथिंग सिंस येस्टरडे, कल से लेकर उसने कुछ नहीं खाया है। अगेन ये जो मेरा टेंस है ये बता रहा है, सेंटेंस ये मेरा बता रहा है कि जो मैं अब तक की बात कर रहा हूँ ये मेरा पीरियड येस्टरडे से शुरू हो रहा है और तब से लेकर मैंने अब तक कुछ नहीं खाया है। तो अब तक, अप टू नाउ पर फोकस है। अप टू नाउ पर फोकस होता है जब अपने इवेंट सेग्रीगेट नहीं होती प्रेजेंट टाइम से, प्रेजेंट नाउ से, तब मेरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है। He has eaten nothing. I have passed the examination 2 years ago. 2 साल पहले मैंने एग्जामिनेशन पास कर ली थी, तो मैं डेफिनेट पास्ट टाइम दे रहा हूँ इवेंट का। जो मेरा T0 है उससे 2 साल पहले डेफिनेट पास्ट टाइम है, जहाँ पर पासिंग है एग्ज़ाम की मैंने की थी, तो ये मेरा टाइम है। 2 ईयर्स पहले है, डेफिनाइट टाइम है। डेफिनाइट पास्ट टाइम जब दिया होता है तो इवेंट प्रेजेंट के साथ सेग्रीगेट हो चुकी है, कोई कनेक्शन नहीं है। इस तरह की इवेंट जो डेफिनाइट पास्ट टाइम दिया होता है उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज नहीं होता, पास्ट सिंपल टेंस यूज होता है। आई पास्ट द एग्जाम 2 ईयर्स अगो, आई पास्ट द एग्जामिनेशन 2 ईयर्स अगो सही है, तो मेरा पास्ट सिंपल टेंस आएगा यहाँ पर। तो पास्ट सिंपल टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल टेंस की पहचान है। तो आई पास्ड द एग्जामिनेशन 2 ईयर्स अगो मेरा सही सेंटेंस है। यू कुड बी बेटर ऑफ दिस डेज एंड दिस इनेबल्स यू टू हैव ए लिटिल मोर फन। यू कुड बी बेटर ऑफ, कुड पॉसिबिलिटी को बताता है कि आप अमीर हो सकते हैं, एंड दिस इनेबल्स यू, दिस इनेबल्स यू, दिस इनेबल्स यू, ये तुम्हें इनेबल करता है, ये तुम्हें इस बात के रूप करता है कि अब आप ज़िंदगी में ज़्यादा फन ले सकते हैं क्योंकि आप अमीर हैं, बेटर ऑफ हैं। तो ये एक दिस जो है एक्चुअल में अमीरी के लिए आया है, पॉसिबिलिटी के लिए नहीं है। ये बताता है कि ये जो मेरा प्रेजेंट सिंपल टेंस है ये आपको इनेबल करता है, ये आपको उपयुक्त बनाता है इसके लिए कि आप अच्छी ज़्यादा ज़िंदगी का आनंद ले सकें। तो इनेबल्स यू ये बताता है कि पहले वाली जो स्टेट है, ये दिस जो है, जो पहले वाली क्लॉज के लिए आया है, एनाफोरिक है पूरी क्लॉज के लिए। यू आर, इसका मतलब है ये सही है, एग्जैक्ट स्टेट जो ये बिल्कुल फैक्ट है एक तरह से। यू आर बेटर ऑफ दिस डेज, आप इन दिनों में अच्छे हैं इसलिए आप ज़िंदगी का आनंद ले सकते हैं। एंड इसका
एंड आप ज़िंदगी का मज़ा ले सकते हैं, फ़न ले सकते हैं, ये फैक्ट है। इसलिए दोनों जगह मेरा प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा, ना कि मॉडल आएगा। आई विश आई एम द रिचेस्ट पर्सन इन द होल वर्ल्ड। आई विश, काश, हिंदी में से काश कहा जाता है। ये काउंटर फैक्चुअल सिचुएशंस के लिए आते हैं, सिचुएशन जो वास्तव में गलत होती हैं, जो कि सही नहीं होती, रॉन्ग होती हैं, काउंटर फैक्चुअल हैं, फैक्चुअल नहीं है, फैक्ट नहीं है। तो नॉन फैक्चुअल, काउंटर फैक्चुअल सिचुएशन के लिए विश अपने बाद में जो मेरी वर्ब लेती है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस नहीं होता है। तो विश क्लॉज अपने बाद में जो क्लॉज लेती है उसमें पास्ट टेंस का यूज़ किया जाता है। ये पास्ट टेंस पास्ट नहीं है, पास्ट टाइम को नहीं बताता, ये मॉडल पास्ट है। तो फॉर्मल इंग्लिश में यहाँ पर वर यूज किया जाता है, आई विश आई वर द रिचेस्ट पर्सन। परंतु अगर मैं फॉर्मल इंग्लिश की बात करूँ तो यहाँ पर वॉज यूज किया जाता है। आई विश आई वॉच द रिचेस्ट पर्सन इन द होल वर्ल्ड। तो जो मेरी सही चॉइस है वर या वॉज है। वर दोनों में फ़र्क ये है कि वर फॉर्मल है और वॉज इनफॉर्मल है। तो मैं ऐसे ये गलत चॉइस है, तो यहाँ से मैं इसे रिमूव कर दूंगा एम को और वॉज या वर से रिप्लेस कर दूंगा। आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम चेन्नई आई विल कम एंड सी यू। एक बार आप चेन्नई से वापस लौट आएंगे तो मैं आपसे मिलने आऊँगा। यू विल रिटर्न, ये आफ्टर जो क्लॉज है, आफ्टर जो मेरी प्रपोजिशन अपने बाद में क्लॉज लेती है, जितनी भी टेम्पोरल को बताने वाली प्रपोजिशन है, एज सून एज, बिफोर, आफ्टर, तो ये अपने बाद में व्हेन, व्हाइल, जितनी भी प्रपोजिशन है जो टाइम को बताती हैं, ये प्रपोजिशन अपने बाद में जब भी क्लॉज लेती हैं तो ये क्लॉज जो मेरी फ्यूचर टाइम है, अगर टाइम फ्यूचर है तो भी ये मॉडल नहीं लेती, प्रेजेंट टेंस के द्वारा बताया जाता है। तो ये इनकी खासियत है कि अपने बाद में ये मॉडल नहीं लेती हैं। फ्यूचर टाइम को बताने के लिए प्रेजेंट टेंस का सहारा लिया जाता है। तो सही सेंटेंस जो होगा, आफ्टर यू रिटर्न फ्रॉम चेन्नई, आफ्टर यू रिटर्न, विल नहीं आएगा, आफ्टर यू रिटर्न फ्रॉम चेन्नई आई विल कम एंड सी यू। तो जो सही सेंटेंस है कि एक बार वापस आ जाएंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस, जो कि मेरा आफ्टर यू रिटर्न, एस नहीं आया वर्ब के साथ में, क्योंकि ये मेरा यू के साथ में जब भी वर्ब आती है वो मेरी एस या एस के बगैर आती है। तो ये मेरा प्रेजेंट सिंपल टेंस है। फ्यूचर को बताने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का मैंने यूज किया है, यहाँ पर फ्यूचर टेंस विल नहीं आएगा। तो ये फ़र्क है टेम्पोरल क्लॉजेज में। इसी तरह से कंडीशनल में भी फ्यूचर टाइम की जब बात होती है तो नॉन मॉडल वर्ब यूज की जाती हैं, प्रेजेंट टेंस ही यूज किए जाते हैं। तो सबॉर्डिनेट क्लॉज और पुराने समय में इसे सबॉर्डिनेट क्लॉजेज कहा जाता था क्योंकि इसे कंजंक्शन माना जाता था, परंतु आज की ग्रामर में इसे प्रपोजिशन माना जाता है। परंतु जो अरेंजमेंट ऑफ टेंसेज है, जो टेंसेज का अरेंजमेंट है वो चेंज नहीं हुआ है, वो रूल इम्पेक्केबल है कि अपने बाद में ये प्रेजेंट टेंस लेंगी फ्यूचर टाइम को बताने के लिए। बाय द टाइम वी गॉट आवर टिकट एंड एंटर्ड द सिनेमा, जिस समय हमने टिकट्स ली और सिनेमा में एंटर हुए, प्रवेश हुए, द शो वाज ऑलरेडी बिगन, शो शुरू हो चुका था। तो यहाँ पर दो क्लॉजेज हैं मेरी। तो पहले वाली क्लॉज ये बता रही है कि जिस समय मैंने टिकट्स ली और सिनेमा में एंटर किया, तो ये मेरी टिकट लेने का टाइम है जब मैंने टिकट ली है, जो कि पास्ट है। ये मेरा प्रेजेंट टाइम है T0, इससे पहले मैंने टिकट ली है और टिकट लेने के बाद में मैंने सिनेमा में एंटर किया है, उसके तुरंत बाद में सिनेमा में एंटर किया है। परंतु इससे पहले, इन इवेंट्स से पहले जो भी कोऑर्डिनेट हुई हैं, इन इवेंट्स से पहले मैं जो फिल्म है, ये शो है, वो बिगिन हो चुका था, शुरू हो चुका था, इनसे पहले है। पास्ट इन द पास्ट है, पास्ट इन द पास्ट को बताने के लिए पास्ट से भी पहले का पास्ट। तो जब दो इवेंट भी होती है, एक इवेंट पास्ट में है और दूसरी इवेंट उससे भी पहले जब होती है, पास्ट टाइम में होती है, तो इस कंसेप्ट को इंग्लिश लैंग्वेज में पास्ट इन द पास्ट बोला जाता है। तो पास्ट इन द पास्ट को शो करने के लिए जो मेरा ये शो बिगिनिंग का टाइम है, जो मेरा शो स्टार्ट का टाइम है, ये मेरा पास्ट परफेक्ट में आएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस जो मेरा होता है वो बताता है कि इवेंट पास्ट से भी पास्ट में है, तो यहाँ पर हैड आएगा, वॉज नहीं आएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से जो
कॉमन एरर्स हैं रिलेटेड विद टेंसेज एंड मॉडल वर्ब्स आर करेक्टेड, किस तरह से इनको सही किया जाता है, एंड दीज क्वेश्चन आर रेज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम. वी हैव टू watch for the correct form of the verb or correct tense or correct modal verbs. So we have to focus not only on the preteritor but we also have to focus on the lexical form of the verb, since the lexical form of the verbs are dictated by the governors which are called the auxiliary verbs in English language. तो इंग्लिश लैंग्वेज में जो बाद में आने वाले लेक्सिकल वर्ब्स हैं वो भी गवर्न होती हैं ऑक्सिलरी वर्ब से. तो इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. आई होप यू रियली एंजॉयड इट. इफ यू एंजॉयड इट प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू वेरी मच अगेन.